आप लोग ये तो जान चुके हैं कि हम एक सिंपल सा सिस्टम फॉलो करते हैं जिसका नाम मैंने दिया है डुअल कंपाउंडिंग सिस्टम, जिसमें हम ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें प्लेज करते हैं और प्लेज के मार्जिन से ट्रेडिंग करते हैं। बट अब क्योंकि एनएससी ने एक नया सर्कुलर निकाला था, जिस सर्कुलर के अंदर आप लोगों को मेल तो आई होगी, हमने इसके ऊपर बात भी करी थी कि भाई ऐसी 1000 से ऊपर स्क्रिप्ट्स हैं और ईटीएफ्स हैं जिसके ऊपर हेयर कट बढ़ा दिया गया है। तो हम इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। अब क्योंकि ये पूरी लिस्ट है, इसमें वो स्टॉक्स हैं और लास्ट में आप देखोगे तो ईटीएफ्स हैं। अब इंक्लूडिंग मी, मेरे पास भी इनमें से कई सारे ऐसे ईटीएफ्स थे जिन पर हेयर कट बढ़ चुका है। सो एनएससी के सर्कुलर के अंदर जो ईटीएफ्स का नाम है उनमें मैं भी इन्वेस्टेड था। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यहां पर आपको दिखाना भी चाहूंगा। एग्जांपल हम सिंपली गोल्ड सिल्वर की भी बात करें तो मेरे पास सिल्वर ईटीएफ भी था, सिल्वर आई ईटीएफ भी था। इसी तरीके से हम यहाँ पे प्राइवेट बैंक ईटीएफ मेरे पास था, पीएसयू बैंक ईटीएफ मेरे पास था। ये सब ईटीएफ्स थे। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपने अकाउंट के अंदर रीशफलिंग करी है और वो मुझे करनी भी पड़ी। मैं आपको उसका रीजन दिखाता हूँ। सो अगर हम आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर अगर आप प्लेज करने जाओगे शेयर्स पर तो आपको दिखेगा हेयर कट कितना लग रहा है। सो अब जो मेरे पास आप कह सकते हो कि जो ईटीएफ्स हैं उन पे 20% का हेयर कट लग रहा है। जस्ट मेरे पास अभी कुछ एमएच के टेक की क्वांटिटी पड़ी हुई है जिसपे 60% का हेयर कट लग रहा है। अदरवाइज निफ्टी 20 पर सिर्फ 10% का हेयर कट है और बाकी 20% और 10%। तो जो लिक्विड बीज और गिल्ड बीज है उन पे 10% है, बाकी 20% इज द मैक्स। सो 20% का हेयर कट देने के लिए मैं रेडी हूँ। बट जो 60% का हेयर कट लग रहा है तो कुछ मिल ही नहीं रहा। मतलब अगर आपके पास एग्जाम्पल 40 लाख की इक्विटी है तो 40 लाख की इक्विटी को प्लेस करके आपको सिर्फ 10 लाख रुपए मिल रहा है, 4 लाख की इक्विटी तो सिर्फ 1 लाख रुपए मिल रहा है, विच इज नथिंग। सो बेटर क्या है कि हम थोड़ा सा रीशफलिंग कर सकते हैं। अब रीशफलिंग हमने क्या किया, जिसमें देखो कुछ डिसीजंस अच्छे होते हैं, कुछ नहीं भी होते। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो ईटीएफ का पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सो अभी क्योंकि ट्रेडिंग डे नहीं है ये, तो ट्रेडिंग डेज में तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिखता है, बट अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूंगा, तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले तो बैंक बीज आ जाता है, मतलब हम बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने एक बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी थी जिसमें हमने बताया था कि पी रेशियो जो बैंक निफ्टी का है काफी कम चल रहा है इस वक्त। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर सीपीएससी ईटीएफ है जिसके अंदर आपको पता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में हमारे पैसे लग रहे हैं। सो ये अगेन एक डाइवर्सिफिकेशन है। फिर गोल्ड बीज है। अच्छा, गोल्ड ईटीएफ इस लिस्ट के अंदर है, तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास गोल्ड ईटीएफ है और आप प्लेज मारने का सोच रहे हो तो इट इज नॉट अ गुड डिसीजन, बिकॉज गोल्ड ईटीएफ का नाम है यहाँ पे। आई हैड गोल्ड ईटीएफ्स बट मैंने रीशफलिंग करी तो अभी हमने गोल्ड बीज ले लिया सारा। पहले भी गोल्ड बीज था। इसके बाद फिर आ जाता है स्मॉल कैप। इसका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं। जब हम एचडीएफसी की बात कर रहे हैं, एचडीएफसी के बहुत सारे ईटीएफ्स हैं बट एसएमएल 250 यहाँ पर नहीं है। और इस पर हमने हेयर कट भी आपको दिखा दिया कि जो हेयर कट भी है वो 20% का है। उसके बाद हैंगसेंग बीज। सो चाइना मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे थे, अब यहाँ पर एमएएच के टेक है। सो मैं चाइना के आईटी में सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं कर सकता हूँ बट मुझे प्लेज मारना है इसलिए नहीं कर पाऊंगा। अदरवाइज आप एमएएच के टेक खरीद सकते हो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर सोच रहे हो तो। मतलब मुझे तो आईटी अच्छा लगता है चाइना का, तो मैंने उस पर खरीदा था एमएएच के टेक, क्योंकि लोग इंडिया में भी ओप्पो, वीवो, पोप्पो पता नहीं क्या यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है, तो उन कंपनीज को खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे तो इंडिया का आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए आईटी बीस। जूनियर बीस क्या होता है? निफ्टी नेक्स्ट 50। तो निफ्टी 50 जो टॉप 50 कंपनी है उसके बाद की जो 50 कंपनी है उससे बनता है आपका निफ्टी नेक्स्ट 50। तो जब आप जूनियर बीस खरीदते हो तो अगली 50 कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है और इससे आप एक तरीके से निफ्टी की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि निफ्टी 50 भी आपके पास है, आपके पास निफ्टी 20 तो है ही और फिर आपके पास जूनियर 20 भी है। तो इंडिया की आप कह सकते हो टॉप 100 कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फिर मेरे पास लिक्विड बीज पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर मार्केट डिप करती है तो मेरे पास थोड़ा लिक्विडिटी होना चाहिए। गिल्ड बीज भी मेरे पास इसी पर्पज से है। सो इट इज कैश इक्विवेलेंट ऑल्सो, ऑल्दो हम पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप प्लेस करके ट्रेड करते हो तो आपके पास कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए 50% जितना आप मार्जिन यूज कर रहे हो फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर आपने 1 करोड़ से पोजिशनल ट्रेड मारा है तो 50 लाख का आपके पास कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो कई लोगों को लगता है भाई प्लेज करने के बाद भी हमें इंटरेस्ट लगता है, इंट्राडे के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो इंटरेस्ट लगता है, बट तब लगता है जब आपके पास कैश इक्विवेलेंट 50% से कम होता है। तो जितना कैश कम होता है उतने के ऊपर लगता है। तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ सकते हो आप कुछ जाके। फिर यहाँ पर मॉन 100 आ जाता है। ये यूएस के, मैंने जैसे आपको बताया कि नैस्डैक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो मोतीलाल ओसवाल का एक ईटीएफ है जिसमें आपका नैस्डैक के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो यूएस की टॉप 100 कंपनीज आ जाती हैं। अब फैंग इस लिस्ट से चला गया है। मेरे पास फैंग था बट इस लिस्ट में फैंग है,
सो मैंने अपनी नैस्डैक के अंदर थोड़ी सी पोजीशन साइजिंग को बढ़ा दिया है। सो मैं आपको फैंग दिखा रहा था, मे फैंग, ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा ETF लगता था, इसने रिटर्न भी बहुत अच्छे दिए और तो मुझे प्रॉफिट बुक करना पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद फार्मा, मैं बुलिश हूँ फार्मा पे, तो फार्मा बीज मेरे पास यहाँ पर है। और इसके बाद सिल्वर बीज, ऑल्दो मेरे पास इससे पहले हेल्थ केयर का ETF था, बट उन्होंने हेल्थ केयर को हाई रिस्क की कैटेगरी में डाल रखा है। अब NSE ने डाला था तो सोच समझ के डाला होगा भाई। ये देखिए हेल्थ केयर का ETF, एक तो हेल्थ यहाँ पर है और यह हेल्थ ETF। सो ये दोनों हाई रिस्क की कैटेगरी में इन्होंने डाले हैं, तो हमें रीशफलिंग करनी पड़ी है। और फिर मेरे पास सिल्वर है। सो ये मेरा एक सिंपल सा, एक छोटा सा, आप कह सकते हो एक ETF का पोर्टफोलियो है। बट अब इसका फ़ायदा क्या है? पहली बात तो ये 1 पेज में ख़त्म हो जाता है। सो मेरे पास जो इक्विटीज़ हैं वो आपके सामने है, और इक्विटी मतलब इसके थ्रू मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। सो इंडिविजुअल स्टॉक्स इस पोर्टफोलियो में तो नहीं है कम से कम, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए हम स्विंग ट्रेड वगैरह करते तो वो अलग रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो है। सो लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बताया बैंक्स में डाइवर्सिफिकेशन हो गया, CPSE हो गया, गोल्ड हो गया, स्मॉल कैप हो गया। ऑल्दो मुझे मिड कैप से निकलना पड़ा है, मिड कैप में प्रॉफिट बुक करना पड़ा, ऑल्दो आई हैड नो अदर ऑप्शंस। सो टैक्स लगेगा यार उस पर। आप सोचो प्रॉफिट बुकिंग होती है तो टैक्स लगता है। मिड कैप ETF, मिड कैप IETF, ये सब मिड कैप स्मॉल, सब पे इन्होंने हाई रिस्क की कैटेगरी में डाल दिया, ऑल्दो स्मॉल कैप नहीं है, तो ये अच्छी बात है। सो ये मैंने आपको बताया दैट्स द पोर्टफोलियो एज ऑफ नाउ। एंड अगर आप लोग भी प्लेज करके ट्रेड करने के लिए कंसीडर कर रहे हो तो आप क्या करो, इसके अलावा और क्या हो सकता है? सो ऑन मेरे कुछ अदर पोर्टफोलियो में ऑटो बीज है, ऑटो के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑटो इस लिस्ट में नहीं है। सो एक दो आप और ETF स्टडी करो ना, मैं कोई रिकमेंडेशन तो कर नहीं रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ मेरे पास क्या है। सो मेरा कैसे डाइवर्सिफिकेशन है ये मैंने आपको समझाया। मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि इस लिस्ट को आप आराम से जाके पढ़िए। अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट्स में तो मैं लिस्ट डाल दूंगा आपके लिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा इस लिस्ट को कि अगर आपके पास इनमें से कोई स्टॉक है या फिर आपके पास इनमें से कुछ ETFs हैं तो ये आपकी हाई रिस्क की कैटेगरी में जा रहा है, इस पर हेयरकट ज़्यादा लगेगा। और कितना ज़्यादा लगेगा? अभी 60% है, सितंबर में, अक्टूबर में 80 और नवंबर से टाटा बाय बाय, कोई प्लेज का मार्जिन नहीं मिलेगा। सो अगर आप सिर्फ इन्वेस्टर हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रेड करते नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ETFs को होल्ड कीजिए।